नमस्कार। आज का यह एडिटोरियल 21 सितंबर 2022 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लाइफ एंड डेथ द सुप्रीम कोर्ट्स इनिशिएटिव टू रेज द वार और कैपिटल पनिशमेंट इज वेलकम लेख पर आधारित है। इसमें भारतीय न्याय प्रणाली में मृत्युदंड के दायरे और इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया मृत्युदंड एक कानूनी दंड है जो न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कानून द्वारा निषिद्ध ऐसा कोई अपराध किया हो जिसके लिए इस कठोरतम दंड का प्रावधान है। भारत में यह केवल भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी और दंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के अनुसार दुर्लभतम मामलों में दिया जाता है। मृत्युदंड सबसे विवादास्पद दंडात्मक अभ्यासों में से एक है जिस पर पूरी दुनिया में भारी बहस होती रही है और मृत्युदंड के उन्मूलन शब्दावली संयुक्त राष्ट्र यूएन में सर्वाधिक चर्चित विषयों में से एक रहा है, जहां मृत्युदंड को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। मृत्युदंड क्या है? मृत्युदंड सजा का कठोरतम रूप है। यह भारतीय दंड संहिता के तहत वे कुछ अपराध जिनके लिए अपराधियों को मौत की सजा दी जाती है या दी जा सकती है। हत्या 302, डकैती धारा 396, आपराधिक षड्यंत्र धारा 120 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना धारा 121 के तहत विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए तो धारा 132 और अन्य। मृत्युदंड के लिए डेथ पेनाल्टी और कैपिटल पनिशमेंट का शब्द इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर होता रहा है। हालांकि हमेशा ही अनिवार्य रूप से इस दंड का क्रियान्वयन नहीं भी किया जा सकता है ना हुआ है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आजीवन कारावास या क्षमा में रूपांतरित किया जा सकता है। भारत में मृत्युदंड के पक्ष में तर्क प्रतिशोध इस विचार को संदर्भित करता है कि यह कठोर दंड इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपराधी इसका ही भागी है और पीड़ितों, उनके परिवारों और या समाज के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु मृत्युदंड दिया जाना आवश्यक है। मृत्युदंड पर बहस में इसके समर्थक कभी कभी तर्क देते हैं कि आंख के बदले आंख ही उपयुक्त है, दंड अपराध के अनुरूप ही होना चाहिए और दंड अपराध पर नैतिक प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त हो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों के लिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण को मूल अधिकार घोषित करता है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधिक रूप से इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई ऐसी प्रक्रिया स्थापित है जो निष्पक्ष और वैध है तो राज्य विधि बनाकर किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित कर सकता है। प्रतिरोध या निवारण। मृत्युदंड के पक्ष में निवारण का तर्क सर्वाधिक आम रूप से व्यक्त किया जाता है। इस संदर्भ में इसका सिद्धांत का सार यह है कि जब फांसी दी जाती है तो हिंसा का अपराध कम हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि पकड़े जाने पर मृत्युदंड पाने में भय से बड़ी संख्या में लोग ऐसे जघन्य अपराधों को करने से बचेंगे जिन्हें वे अन्यथा कर सकते थे। नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण। भारत जैसा लोकतांत्रिक राष्ट्र ऐसे राज्य पर आश्रित है जो कानूनी व्यवस्था में जनता के विश्वास की सुरक्षा, संरक्षण और परिवर्तन के साधन के रूप में कार्यरत हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक न्याय को भी संदर्भित करती है। इसके लिए मृत्युदंड का बचाव इस आधार पर भी किया जाता है कि राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा की रक्षा करेगा। भारत में मृत्युदंड के विरुद्ध तर्क दिए जाते हैं। दंड के उद्देश्य से भटकना। मृत्युदंड कैदियों का पुनर्वास नहीं करता है जो दंड का मूल उद्देश्य होता है।
आरोपित को दंड इस दृष्टिकोण से दिया जाता है कि वह पुनः समाज में लौट सके और कानून का पालन करने वाले समुदाय के सदस्य के रूप में पुनः कार्य करने में सक्षम हो सके। प्रतिशोध से जुड़ी अनैतिकता। जो लोग मृत्युदंड का विरोध करते हैं उनका विचार है कि प्रतिशोध का दृष्टिकोण अनैतिक है और यह प्रतिहिंसा का ही एक शुद्ध रूप है। इसके अलावा दुनिया भर के डेटा निर्णायक रूप से यह साबित नहीं कर पाते हैं कि मृत्युदंड से अपराध दर, विशेषकर बलात्कार के मामले में कोई कमी आती है। वर्ष 2013 से ही बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड दिया जाता रहा है। आईपीसी की धारा 376 ए फिर भी बलात्कार के मामले कम नहीं हुए हैं। वास्तव में बलात्कार की क्रूरता कई गुना बढ़ रही है। इससे यह प्रश्न उभरता है कि मृत्युदंड अपराध के लिए कोई वाकई एक प्रभावी निवारक है भी या नहीं। सांस्कृतिक हिंसा की पारस्परिकता। मृत्युदंड का विरोध करने वाले लोगों का तर्क है कि यह समाज में मौजूदा सांस्कृतिक हिंसा का प्रतिकार करता है, समाधान नहीं देता है। सामाजिक विफलता की अनदेखी। मृत्युदंड केवल बलात्कारी की व्यक्तिगत विफलता पर विचार करता है, पृष्ठभूमि की सामाजिक विफलताओं पर अपनी आंखें बंद रखता है। मृत्युदंड का विरोध करने वाले लोगों का मानना है कि बलात्कारी को फांसी देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति से समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी व्यक्तियों पर डाल दी जाती है, जबकि समाज को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाता है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार भारत में मृत्युदंड पाने वाले 74.1% कैदी व्यावसायिक एवं भूमि स्वामित्व के दृष्टिकोण से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं और उनमें से अधिकांश समाज के निचले तबके से संबंधित हैं। निर्दोष को सजा का खतरा। मृत्युदंड के विरुद्ध एक तर्क यह भी है कि न्याय प्रणाली की गलतियां या खामियां निर्दोष लोगों की जान ले सकती हैं। भारत में मृत्युदंड से संबंधित प्रमुख मामले। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन से वंचित करना संवैधानिक रूप से अनुमेय है यदि यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1979। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मृत्युदंड केवल दुर्लभतम या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही दिया जाना चाहिए। मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983। सर्वोच्च न्यायालय ने उन कुछ कारकों को रेखांकित किया जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामलों को दुर्लभतम माना जाए या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने उन दो प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जिसके उत्तर अलग अलग मामलों में मौत की सजा दिए जाने से पहले तलाश किए जाने चाहिए थे। प्रथम, क्या अपराध इतना असाधारण है कि किसी अन्य दंड की कोई गुंजाइश नहीं? द्वितीय, भले ही जब समनकारी परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया गया हो तब भी क्या वे परिस्थितियां मृत्युदंड की आवश्यकता रखती हैं? मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय का हालिया रुख। न्यायालयों द्वारा जिस तरह से मृत्युदंड दिया जा रहा है उस पर व्यक्त चिंताओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया की समीक्षा शुरू की है। सर्वोच्च न्यायालय मृत्युदंड के मामलों में समनकारी परिस्थितियों के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करते हुए विचार करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपित के पास अर्थपूर्ण, वास्तविक और प्रभावी सुनवाई का अवसर होना चाहिए। साथ ही दंड के प्रश्न से संबंधित साक्ष्य पेश करने का मौका भी होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुझाव भी दिया कि मौत की सजा से संबंधित मामलों में निर्णय सुनाते समय दोषी की सामाजिक पृष्ठभूमि, आयु, शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मृत्युदंड दिया जाए या नहीं यह तय करने से पहले दोषी के मनोवैज्ञानिक अनुभवों, दोष सिद्धि के बाद के व्यवहार में संबंध में विचार करना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारा ध्यान केवल अपराधियों के उन्मूलन पर नहीं बल्कि अपराध के उन्मूलन पर भी हो। आपराधिक कानून में दंड का उद्देश्य यदि व्यापक दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो यह एक व्यवस्थित समाज के लक्ष्यों पर प्राप्त होता है।
आवश्यकता है कि शांति की बहाली सुनिश्चित करने के लिए और भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए अपराधी और पीड़ित के प्रतिस्पर्धी अधिकारों को संतुलित किया जाए। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों के आलोक में भारत में मृत्युदंड की तर्कसंगत का परीक्षण कीजिए। इस प्रकार से आज का एडिटोरियल हमने पढ़ा और जाना इसमें मृत्युदंड के बारे में। हालिया जो सर्वोच्च न्यायालय का रुख रहा है, मृत्युदंड क्या है, किस प्रकार से ये चिंताजनक विषय बना हुआ है, सभी के बारे में अगले एडिटोरियल में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।